अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 61 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 FAR 1 का। कल आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग जी, ये हमारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था। ठीक है जी, और आज 4th लेक्चर है हमारा आईए सेट का। ठीक है, उम्मीद तो है 2-3 और लेक्चर्स में बात सिमट जाएगी किसी न किसी दर्जे में जी। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार असेंबलर्स। सारी बातें बाद में, पहले रिक्वायरमेंट क्या थी? चेंज इन इक्विटी बनानी है 15 की, लेकिन मैंने आपको कहा था अगर आईए सेट का सवाल हो तो चाहे वो सिर्फ 15 की चेंज इन इक्विटी मांग रहा है, हम 14 और 15 की बनाएंगे। इस सवाल के लिए वो बात तैयार कराई थी, वरना वैसे तो सवालों के अंदर लिख के दे रहा था इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। आईए सेट के टॉपिक में कंपैरेटिव कहे ना कहे, जब 15 से पीछे 14 के साल में भी गलती है, 13 में भी है, तो फिर बहरहाल हमें कंपैरेटिव बनाने पड़ेंगे, रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा चलो जी। तो सबसे पहले तो हमने कल क्या किया था? सबसे पहले हमने इस डाटा को ज़रा बेहतर कर लिया था, सवाल को बेहतर कर लिया था। ऐसे ही किया था, सवाल ज़रा बेहतर तरीके से हमने कर लिया था। हमने कहा था जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करें तो उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट गिवन है। कौन कौन से साल का? हम 15 में खड़े थे ना, तो 15 और 14, 2 साल का प्रॉफिट होना चाहिए। ये बातें होती हैं, होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट 1 3 बार किया था घर पे? किया था, तुमने किया था, सही है, गुड। तो उसके बाद हमें 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए होता है इस टॉपिक में, और 3 साल की बैलेंस शीट चाहिए होती है। प्रैक्टिस सेट 1 से हमने ये चीज़ जो है वो निकाली थी। बैलेंस शीट की बात करें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ सवाल के अंदर गिवन है रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स 15, 14, 13, ये 3 साल चाहिए होते हैं। आज सवाल हमने पढ़ा तो उसने कहा था कि ऑडिटेड दीज आर ऑडिटेड, दीज आर ड्राफ्ट। याद है ना सर? ये लिख लेना अच्छा होता है, ठीक है, इससे ये होगा कि हमें गड़बड़ नहीं हुआ करेगी, तो आसान कर लिया करेंगे। ऐसे जब भी सवाल का डाटा होगा ना, इस तरह से सवालों के अंदर हम उसको प्रैक्टिस सेट 1 जैसा 1 मिनट लगने हम बना लिया करेंगे, ठीक है। और ये भी ऑडिटेड, ठीक है जी। अच्छा, अब द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 14 डिस्क्लोज द प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 21 एंड 89। प्रॉफिट है 21 का, ऐसा ही है। ऑडिटेड को थोड़ा सा स्मार्ट कर लो यार, दूर हो जाए ज़रा, तुम मिक्स हो रहे हैं। ऑडिटेड और ड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, ये 21 का प्रॉफिट है 2014 का, और रिटेन्ड अर्निंग्स है 89। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर शो अ प्रॉफिट ऑफ 15, और उसके बाद कहता है लेकिन एडजस्टमेंट्स चाहिए। तो हमने देखा था कि हमें ये डाटा सिर्फ गिवन था सवाल में। मैंने आपको कहा था कि अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है ना, हम खड़े हैं अगर 15 के साल में, कहाँ पे? 15 के साल में, तो हमें 14 की रिटेन्ड अर्निंग्स तो नहीं चाहिए थी, हमें दरअसल 13 के एंड की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए होती हैं। ये फिगर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिगर यूज़ की थी हमने, और ये अगली फिगर प्रैक्टिस सेट 1 याद होगा, कल भी ओपन करके दिखाया था, वो हमने यहाँ से निकाली ही नहीं थी, बल्कि इसको लेकर चले थे अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में गलतियाँ सही करने के बाद, अपने ओपनिंग बैलेंस को सही करने के बाद सही वाले बैलेंसेस हमने लिख लिए थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कल आई थी, तो मैंने कहा था सबसे पहली वर्किंग तो फिर हमारी वर्किंग 1 ये बन गई कि हमें रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस चाहिए था, ठीक है। तो मैंने यहीं पर करके ही बनाया था कल लेजर। मैंने कहा था जी आप रिटेन्ड अर्निंग्स बनाओ, लेकिन कौन सी वाली? रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर अकाउंटेंट वाला। क्या मतलब? जो अकाउंटेंट ने बनाया था। किस साल के लिए बना लो भाई? 14 के साल के लिए बना लो। डाटा जो ऐसे ही गिवन था, ये 31 दिसंबर ये 31 दिसंबर है ना, 31 दिसंबर 14 पर हमें उसने रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई थी, क्लोजिंग 89, ऐसा ही था।
मुझे असल में चाहिए थी 31 दिसंबर 13 यानी 1 जनवरी 14 की, ये ठीक है। सवाल में उसने 14 का प्रॉफिट भी दे दिया था 21। डिविडेंड अब आने वाले दिनों में डिविडेंड भी आएगा, ठीक है ना, और सवालों के अंदर, लेकिन फिलहाल सवाल के अंदर डिविडेंड नहीं था, कोई नहीं था, क्रॉस नहीं, जीरो नहीं था डिविडेंड, होता तो वो भी लिख लेते। लेकिन कौन सा, वो जो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है, अकाउंटेंट ने क्या रिकॉर्ड किया, वो सवाल ने कोई नहीं बताया हुआ, डिविडेंड शायद नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ये अवेलेबल डाटा था, तो हमने इस अवेलेबल डाटा से बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग निकाल ली थी, और वो कितनी आई थी जी, बोलो 68, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये फिगर सवाल में गिवन नहीं थी, ये हमने वर्किंग 1 से निकाल के यहां पे लिख ली। अब हमारा सवाल शुरू हो सकता है। फॉर्मेट की बात करें तो मोहानी मैन्युफैक्चरिंग, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, लेकिन सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स लिख रहा हूं क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स का सिर्फ कॉलम मांगा हुआ था। और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें पूरी लिखनी है आपने, SOCIE पूरा लिखना है, ठीक है ना, ओके। अब मैंने आपको कहा था कि 15 है तो पहले 2 लाइनें एहतियातन छोड़ दो, हो सकता है कि 14 और 15 तो बनाना है इस टॉपिक में, लाजमी है। हो सकता है कोई 13, 12, 11 की भी गलती हो, नहीं होगी तो 2 लाइनें खाली पड़ी रहेंगी यार पर्चे में, ठीक है। तो फिलहाल तो ओपनिंग बैलेंस लिखो, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखो, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखो। फिर हमको आता है ये डेट उतार लो यहाँ पे 31 दिसंबर 2015, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2014, यहाँ पर 1 जनवरी 14 लिख लो या 31 दिसंबर 13 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। फिर अगली बात प्रॉफिट और प्रॉफिट जी, इस साल में कौन सा प्रॉफिट आएगा, तुम बता दो, इस साल में कौन सा प्रॉफिट आएगा भाई, नहीं मैं कह रहा हूं कौन सा प्रॉफिट आएगा, 14 के साल का प्रॉफिट आएगा भाई, सादा बात को तो सादा रखा करो। 14 के साल का प्रॉफिट 14 में आ जाएगा और 15 के साल का प्रॉफिट 15 में आ जाएगा, ये है हमारा फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, अब सवाल में हमें ओपनिंग बैलेंस वैसे हमने निकाल तो लिया, लेकिन सवाल में हमें जो गिवन था ना डाटा गिवन, वो ये 2 साल का प्रॉफिट था, इसको हम यूज़ नहीं करते, तो ये 2 साल का गलत प्रॉफिट जाके अपनी अपनी जगह पे लिख देते हैं। गलत प्रॉफिट 14 का बताओ 21, गलत प्रॉफिट 15 का बताओ 15। लो भाई सवाल हमने लिख लिया, डन। ट्राई किया था ये सवाल भी घर पे, चले देखते हैं। अच्छा, उसके बाद भाई अब मामला होता है आगे शुरू, ठीक है जी। यहाँ तक की बात तो हमने ये शो अ प्रॉफिट ऑफ 15 मिलियन, यहाँ तक की जितनी बात भी थी वो हमने ऐसे ज़रा सवाल को बेहतर किया, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ से आगे कहानी शुरू होती है, ठीक है। ये कहता है हाउ एवर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। नंबर वन, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू change the method for valuation of raw material, change the method from FIFO to AVCO, FIFO से weighted average पे जाना है। तो ये बेटा सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी होती है स्टार्ट पे। एक बार जब हम इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड लगाते हैं ना पहली बार, तो हमसे पूछता है हाँ भाई क्लोजिंग पे रिकॉर्ड करना है, तो ऑप्शन दूं, हम कहते हैं ना यार किस पे रिकॉर्ड करें, वो हमने यूनिट्स तो गिन लिए हैं, अब रेट कौन सा लगाएं, तो ढेर सारे यूनिट्स पढ़े हैं। उसने कहा, आपको याद होगा इंट्रो में आपने पढ़ा होगा, तो स्टैंडर्ड ने कहा था भाई 2 ऑप्शंस हैं, 2 अजम्पशन ले सकते हो, या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर वेटेड एवरेज, ठीक है।
तो कोई एक अजम्पशन ले सकते हो। तो जब एक अजम्पशन लेकर आपने यूज़ करनी शुरू कर दी, यानी आपने कहा ठीक है जी हम FIFO यूज़ करेंगे, नाउ दिस बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी, और इस अकाउंटिंग पॉलिसी को आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। मैं थ्योरी एंड पे पढ़ाऊंगा, फिर हर सवाल को रेफ़र किया करेंगे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे देखो पॉलिसी सिलेक्ट की, चेंज करना नहीं है किया तो ये करना पड़ेगा, सवाल 3-4 किए हुए होंगे, उनको रेफ़र कर सकेंगे। बहरहाल ज़बानी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटिंग पॉलिसी वंस सेलेक्टेड इट नीड्स टू बी अप्लाइड, अंग्रेजी ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगर आपने एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर ली तो ज़रूरी है कि उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने इसको चेंज कर लिया तो प्रैक्टिस सेट 1 की तरह से जहाँ तक मुमकिन हुआ आपको उसे वापस जाके सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन, ठीक है ना। अप्लाई करना पड़ेगा उसको जहां तक वापस जा सको। अब ये चेंज इन पॉलिसी है, बोलो FIFO से EFCO पे जा रहे हो, दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। लेकिन सादा बात क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है तो सिंपल, मैंने आपको कहा था इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ले लेना, जिंदगी आसान रहेगी, ठीक है। तो यूं कर लेते हैं, यहां वर्किंग यहां कर लेते हैं वर्किंग 2, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट निकाल लेते हैं जी। और देखें इधर कौन कौन से साल हैं हमारे पास, 13, 14 और 15। या यूं नहीं लिखना, आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप यूं लिख लें, 15, 14 और 13 एक ही बात है। वो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया ना कि किसी सवाल के अंदर हो सकता है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बनानी हो, तो उसका क्योंकि फॉर्मेट ये होता है तो फिर ये ना हो आप परेशानी हो, तो ये फॉर्मेट ज़रा इजी हो जाएगा ना। अच्छा, अब पहले मैं इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट निकाल लेता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 1 का, ठीक है जी। एडजस्टमेंट नंबर 1, FIFO से EFCO पे चले जाओ, ठीक है जी, चले जाते हैं। 37 से स्टॉक क्लोजिंग जो है वो 35 पे ले जाओ। याद है ना रूल्स लिखवाए थे, मैंने कहा था जी क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन होता है डायरेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक कम करें तो प्रॉफिट कम हो जाता है। ये हमने प्रूव भी किया था और ये हमने याद भी रख लिया। फिर अब बस एक ही याद किया हुआ था, मैंने कहा था ओपनिंग स्टॉक की ना एंट्री सोचनी है, एंट्री भी क्लोजिंग स्टॉक वाली, उसके उलट ओपनिंग, ना ही इसका इम्पैक्ट सोचना है प्रॉफिट पे, क्लोजिंग के ऑपोजिट होता है ना ओपनिंग। तो जहाँ पे क्लोजिंग के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ओपनिंग के बढ़ने से कम होगा ना, बस याद सिर्फ एक ही रखना है। तो एक रूल ये कहा था, और दूसरा रूल मैंने आपको ये बताया था कि लिख लो कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट, ठीक है ना। तो वो तो कल मैंने आपको बता ही दिया था, मसला तो था ही कोई नहीं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट देखते जाओ, सुकून से चलते जाओ। अब वैसे यहाँ पे तो बेहतर था, चलो बहरहाल 37 से क्लोजिंग स्टॉक को 35 पे ले जाओ तो 1.5 से क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, कम। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट भी 13 में क्या हो जाएगा, कम। कितने से, अब इधर देखना ज़रा, ये इम्पैक्ट क्या है, ये इम्पैक्ट है जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13। बस छोड़ो इंक्रीज डिक्रीज कौन लिखे, पता लग गया ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13 को जब हमने पॉलिसी चेंज करते हैं तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वो प्रॉफिट को कम कर रहा है, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी भूल जाओ इसमें ओपनिंग बनना है, वो 1 मिनट का काम है, सुकून से जो काम आता है वो तो करो, ठीक है। फिर 14 के क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ देखो ना, अंडर ईच मेथड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच मेथड और क्लोजिंग डेट्स पे बताई हुई है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक 42 आ रही है, 3 से 44 आ रही है, 5 पे ले जाओ। 2.2 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो 2.2 से प्रॉफिट भी, तो 2014 में प्रॉफिट 2.2 से बढ़ गया, किस वजह से, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 14 का इम्पैक्ट है जी,
ठीक है, छोड़ो इसमें आगे ओपनिंग बनना नहीं बनना, आगे बढ़ते हैं। 15 के एंड पर क्लोजिंग स्टॉक 58.4 है, इसको उठाकर ले आओ, फाइफो से एफको पे गए हैं ना, 58 से 54 पे लाओ तो क्लोजिंग स्टॉक 4 से कम हुआ तो प्रॉफिट भी 4 से कम हो जाएगा। तो 4 रुपए से प्रॉफिट हो गया कम, किस वजह से भाई? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 15 की वजह से। ठीक हो गया। अब ये बात उधर ही रखें, उधर ही, ये बात समझ भी आती थी। अब सिंपल सी बात है, ये जो 13 का क्लोजिंग स्टॉक था, ये 14 का ओपनिंग बनेगा, बोलो, तो ओपनिंग का इंपैक्ट प्रॉफिट पे ऑपोजिट होना है ना इसके, तो बस अगले साल में एज इट इज फिगर लिख दो, साइन चेंज कर दो। सोचने की जरूरत है, प्रूव करना है तो कर लेते हैं, लेकिन प्रूव शुरू किया हुआ है यार मुसीबत में। बस एक चीज याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट डायरेक्ट, तो फिर ओपनिंग स्टॉक का ऑपोजिट है, ठीक है ना। अगर क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ रिलेशन डायरेक्ट है तो ओपनिंग स्टॉक का ऑपोजिट है, दैट्स इट, ठीक है ना। अच्छा, 2.2 से 14 में अगर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट से 14 में प्रॉफिट 2.2 से बढ़ा, अब यही क्लोजिंग स्टॉक 15 में ओपनिंग बनेगा तो ओपनिंग का इंपैक्ट उलट होता है, तो एज इट इज वही फिगर लिखो, साइन ऑपोजिट कर दो। और 15 वाला 4 तो 16 में जाना है ना, 16 तो अभी हम कर नहीं रहे, ठीक है। अब ज़रा 1 मिनट के लिए एडजस्टमेंट 1 का टोटल वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ज़रा मैं बता सकूँ आपको, अगर यही एडजस्टमेंट होती सिर्फ तो 1.5 3.7 इंक्रीज और 6.2 का डिक्रीज, ठीक है। ये एडजस्टमेंट 1 का टोटल इंपैक्ट है, क्लियर। चलें आगे। 2 दिन में सवाल कराने का फायदा ये होता है ना, अगले दिन जल्दी हो जाता है, यहाँ तक कोई मसला नहीं। ये बात कल भी कर दी थी, बस ज़रा क्विकली की थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी इन 14, हम 115 में खड़े हैं, 14 में क्या हुआ, कंपनी परचेज द प्लांट फॉर 100 मिलियन, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट वॉज रिकॉर्डेड एट 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ 10 मिलियन। भाई ये गलती है, होना चाहिए था ये, क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी 10, हो गई है 25, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड होगी। सही करने के लिए क्या करोगे? कम करना है ना, 15 से डेप्रिसिएशन को कम करना है। अब मेरा नहीं ख्याल कि हमें डबल एंट्री करनी चाहिए। कौन सा हमने प्लांट को भी बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, सिर्फ प्रॉफिट पे जो इम्पैक्ट लेना है, तो इसी वर्किंग के अंदर ही इसको भी डाल देते हैं। हालांकि यहाँ पे एंट्री करके भी असर तो यही पड़ना है ना, एंट्री कर सकते थे आप, लेकिन मैंने कहा अब काम चल रहा है तो बचत कर लो, ठीक है। क्या करना है? डेप्रीसिएशन 25 चार्ज हुई, 10 होनी चाहिए थी, तो 15 से डेप्रीसिएशन को कम करना है। डेप्रीसिएशन का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। क्या ख्याल है? नहीं समझ आई? ठीक है। डेप्रीसिएशन 25 रिकॉर्ड कर बैठे थे 14 में, गलती है, अब पता लगा सही कर रहे हैं। अब 10 होनी चाहिए थी, 25 हो गई, तो 15 से ज्यादा रिकॉर्डेड है, रिवर्स करो। अब डेप्रीसिएशन को जब हम रिवर्स करते हैं यानी कम करते हैं, तो उस वजह से प्रॉफिट 15 से बढ़ जाता है। इसके आगे मैं लिख देता हूं एडजस्टमेंट नंबर 2, आप यूं कर लो, रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन। उसका असर क्या पड़ा? 15 से प्रॉफिट बढ़ गए। तो ये मैंने इसलिए अलग किया कि ये एंट्री से भी हो सकता था, इसलिए उसको ऊपर टोटल कर दिया कि उसका असर अलग दिखा देते, इसका अलग भी दिखा सकते थे, लेकिन जब चल रहा है काम तो चलने दो, ठीक है। तो FR2 वाले ये वो स्टैंडर्ड है जो तुम लोग मिस कर गए जी। अच्छा जी, 6.2, 18.7 और 1.5, ये है जी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट हमारे सारे सवाल की एडजस्टमेंट। बस यही थी ना, 2 एडजस्टमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ? सवाल खत्म हो गया। वो क्या कह रहे हैं देखो, दिस एरर वाज डिस्कवर्ड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 21 दिसंबर 14। भाई पता लगा बाद में तभी तो, वरना वहीं सही कर लेते। अब वो कहता है द एरर इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। मैंने तो आपको ये कहा है कि आपने नहीं मटीरियलिटी डिफाइन करनी, पर्चे में कोई एरर दे तो आप अकाउंटिंग कर देना,
वहां पे बैठ के मटेरियलिटी नहीं डिफाइन कर सकते। यहाँ पर तो वो खुद कह रहा है ना भी कहता तो हमने अकाउंटिंग कर देनी थी मटेरियलिटी वाली, ठीक है ना, कि हम यही समझेंगे कि हर एरर जो है वो मटेरियल ही है, क्योंकि वो अकाउंटिंग करवाना चाह रहा होता है ना। अब हमें क्या पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सारी सामने पड़ी नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन की, और ठीक है। चलो भाई, सवाल हो गया खत्म। अब क्योंकि हम खड़े हैं 15 में, तो 15 गलतियां यहां सही कर लेंगे, 14 की यहां सही कर लेंगे, लेकिन 13 की गलती भी है, उसके लिए ओपनिंग 2 बार लिखना पड़ेगा। चलो तो ओपनिंग 2 बार लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 14 पर, ठीक है जी। और ये वो ओपनिंग बैलेंस है जो हमने खुद निकाला वर्किंग 1 में। वर्किंग 1 में 68 निकला था जी। चलो 68 ये रेफर कर दिया हमने जी, ये वर्किंग 1 से आया हमारे पास। कितना जी? 68। लो भाई, उसके बाद जी अब वक्त हुआ चाहता है एडजस्टमेंट्स का और कैलकुलेटर के काम का। तो भाई ब्लू मार्कर बाहर आ रहा है, अब एडजस्टमेंट्स जो करनी होती हैं ब्लू मार्कर ने आके जी। तो 13 के साल की गलती ओपनिंग में करनी है, सही। अब प्रॉफिट पे इंपैक्ट हमने बताया यहां पे, 13 का प्रॉफिट 1.5 से बढ़ रहा है। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो, गूंगे हो क्या? तो बोलो ना, ये बात नजर नहीं आ रहा माइनस हो रहा है, हद होगी, मैं मुंह देख रहा हूं, पता नहीं क्या हो गया भाई, नजर नहीं आ रहा। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट क्या है भाई? 13 का प्रॉफिट 1.5 से कम हो रहा है, इसमें कौन सी लॉजिक है, कौन सी साइंस है? बदतमीज आदमी, सुस्त, हर क्लास में बेइज्जत करना पड़ता है इसको, फिजिकल नो ऑनलाइन वाली में जी। तो 1.5 से 13 का प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट मतलब अर्निंग्स, ठीक है। अब 13 के प्रॉफिट की गलती तो ओपनिंग में ही सही करनी है, तो 1.5 हमने यहां पर लिखा, और क्या करना है, इसको कम करना है। और यहां पे हम क्या लिख देंगे, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। देखो ना, ये एरर की एडजस्टमेंट है और पॉलिसी का चेंज है उसके अलावा, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 14 के साल में प्रॉफिट 18.7 से बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट का बढ़ना प्रॉफिट में ऐड कर देंगे 18.7। और 15 के साल में प्रॉफिट 6.2 से कम हो रहा है, तो प्रॉफिट में से 6.2 माइनस कर देंगे। सवाल खत्म, शुद्ध जी। बताओ 66.5, लेकिन साथ ही साथ सरताज का बंदोबस्त करते चले जाओ, ये रीस्टेटेड है, ठीक है जी। ये ओपनिंग बैलेंस इज रीस्टेटेड। उसके बाद प्रॉफिट कितना आ गया, 39.7 रीस्टेटेड। फिर जी टोटल बताओ, 106.2, और ये भी क्या है, रीस्टेटेड। क्योंकि देखो ना, ये 14 के प्रॉफिट्स निकल चुके थे, 14 की रिटेन अर्निंग 89 उसने निकाली थी, लेकिन हम तो ये वाली लेते ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था हमें सिर्फ ये वाली रिटेन अर्निंग्स चाहिए होती हैं। बहरहाल ये कितना हो गया जी, 8.8 115, ठीक है जी। इस पर रीस्टेटेड लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही प्रॉफिट पे, ना ही क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स पे, ठीक है जी। भाई वहीं पे रखे हैं, वो बच्चे देख रहे होंगे, आप मेरे पीछे भगा लाए कैमरे। ये हर क्लास में बदल क्यों लेते हैं यार आप लोग, बंदा।
अच्छा जी, अच्छा अब इस सवाल का ना नोट बन सकता है, नोट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट बन सकता है कि नहीं बन सकता? इसका नहीं भाई, इसका ये जो सामने था आपके, ये ठीक है, ये ट्राई आपने करना है, फिर मैं करवाऊंगा आपको ये नोट। बल्कि ठहरें, कॉस्ट ऑफ सेल का इम्पैक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक का आप रहने दें, मैं खुद बनवाऊंगा ये नोट इंशाल्लाह। लेकिन ये वर्किंग ध्यान से नोट कर लेना, वर्किंग 2 जो है ये इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को इसी को ही सामने रखते हुए मैं नोट बनवाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा, अगर आप बुक देखें ना, बुक ये जो आपकी बुक आपको मिलनी है, इसमें आप ये क्वेश्चन बैंक 2 मोहानी मैन्युफैक्चरिंग जो था ना, इसके नीचे क्वेश्चन बैंक का नहीं है सवाल, लेकिन क्वेश्चन 3 हमने खुद डाला हुआ है। और वो क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 2, प्रिपेयर नोट फॉर चेंज इन पॉलिसी फॉर द यूनिट 31 दिसंबर 15। तो इसका नोट बनाना है। अब आपको पता है नोट के लिए कितनी को जगह चाहिए, हेडिंग शेडिंग बना के फिर थोड़ी सी अंग्रेज़ी मारनी है, थोड़ी अंग्रेज़ी मार के आइटम्स अफेक्टिंग SOFP, आइटम अफेक्टिंग SOCI, ये चीज़ें हैं ना। तो मिला जुला के कोई मेरे ख्याल से कुछ 10-12 लाइनें इसी सवाल के नीचे खाली छोड़ दो, उसके ऊपर बेसिक हेडिंग भी बना लो, क्वेश्चन बैंक 3, जो हमारी बुक में तो 3 है ना, ठीक है, ताकि जब कल को मैं नोट बनवाऊं तो इसी के साथ ही बन जाए। आज नहीं बनाना चाह रहा मैं, आज मैं दूसरे सवाल की तरफ मूव करता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन बैंक का ही एक और सवाल है, क्वेश्चन बैंक 1। बस ये करके फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। छोटा सा सवाल है। वंडर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है जी, इन्होंने करेक्शन ऑफ एरर नोट मांगा हुआ है। चलो नोट तक आज चले जाएंगे इस सवाल में, लेकिन इसके नीचे फिर जगह छोड़ देनी है थोड़ी सी जो रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए। यानी इस सवाल में एक एरर है और दूसरा इस सवाल के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। वो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कह रहा हूँ, चेंज इन एस्टीमेट है, ठीक है ना। तो चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना सिखाया हुआ है ना, बस उसको भी रिवाइज कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो इस सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है। आई थिंक ICAP ने अभी तक रिक्वायर किया भी नहीं है। पॉलिसी चेंज का नोट बनवा सकता है वो एरर का, लेकिन हम एस्टीमेट का नोट भी तैयार कर लेंगे। वैसे जहाँ बनवा सकता है वहाँ पे हमने वैसे ही तैयार कर लिया था, यानी यहाँ पे भी कर लेंगे, ठीक है। चले, टॉपिक बहुत आसान है, छोटा सा ही रह गया, आपको पता है। बाकी अब टेस्ट वगैरह में भी तो कुछ रिकवरियाँ तो टेस्ट में भी होती हैं आपकी। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, कंप्रीहेंसिव इनकम बनानी है, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है और करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना है। तो हम तरतीब क्या रखेंगे, इनकम स्टेटमेंट पहले बनाएंगे, चेंजेस इन इक्विटी दूसरे नंबर पे बनाएंगे, याद है ना, बैलेंस शीट तीसरे नंबर पे बनाएंगे और फिर नोट बनाएंगे। अब ये सही मैच डालेगा हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन बैंक 1, क्योंकि वहाँ पे चेंज इन पॉलिसी था और यहाँ पे प्रायर ईयर एरर है। और ठीक है, सही है ना। अच्छा चले पढ़ लेते हैं जी। अच्छा खड़े कहाँ पे हैं हम, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, सिर्फ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स जितने अवेलेबल होंगे। ज़ाहिर है रिटेन अर्निंग सिर्फ गिवन है तो सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम भी बनवाएगा हमसे यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी तो अलग से बनाना सीख जो ली है, फिर उसका मिक्सचर जो है वो मैंने आपको टेस्ट में दे दिया था कि मैक्सिमम क्या हो सकता है कि वो सारे काम भी करवाए और साथ में एरर भी डाल दे। तो हमने उसको भी देख लिया था, टेस्ट वाला सवाल मैंने आपको करवाया था, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इस टॉपिक के अंदर देखो तो अगर गौर करो तो सिर्फ रिटेन अर्निंग्स ही दे देता है और सिर्फ उसी का कॉलम ही बनवा रहा होता है। क्योंकि इसका जोर किस तरफ होता है कि ज़रा वो मैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करवा लूँ, फिर उसका नोट बनवा लूँ, इसलिए ज़रा डिफरेंट हो रही होती है अप्रोच। बहरहाल रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स में आने फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15 रिलेटेड टू फॉलोइंग, और साथ उसने क्या दिया इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, ना भी कहता तो हमने 14 और 15 करना था, ठीक है ना। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंज इक्विटी और नोट बनाना है, ठीक है। सवाल हमारे सामने है इस वक्त। अब खड़े किस साल में हो, 15 में, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट 15 और 14 की दे रहा है और बैलेंस शीट भी 15 और
14 की दे रहा है, लेकिन आपको पता है, इधर देखो, आपको पता है आप अगर 15 में खड़े हो तो आपको 13 की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए होती हैं। तो ये देखो क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के साथ हर जगह मैचिंग, इसलिए नहीं कहा था आपको कि 2-3 दफ़ा कर लो, अच्छा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ना, यहाँ पर 13 की हमें उसने नहीं दी रिटेन्ड अर्निंग्स, तो कोई बात नहीं भाई, हम निकाल लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। ये देखो अभी वर्किंग 1 भी मैं नहीं मिटाऊंगा, मिलते जुलते काम है भाई, आसान सा स्टैंडर्ड है। टैक्स, डेफर टैक्स के निकलने के बाद ना ये वैसे ही बहुत ज़्यादा आसान हो गया। IAS 12 चूँकि हम फाइनल में उसमें FAR 2 में पढ़ते हैं, इसलिए उसकी एप्लीकेशन अब इस पर है नहीं। मसला सिर्फ क्या है जी, ओहो यहाँ कहाँ बना दिया मैंने, ये तो मुझे चाहिए 2 साल का। बैलेंस शीट ऊपर है, मैं थोड़ी तो इतनी देर से ही समझा रहा, नीचे बैलेंस शीट है जी 2013। फिर 2013 का मुझे ये बना लूँ मैं, क्या मसला है, सवाल जो है, ठीक है, कौन सा ये जवाब है, बना ले तो मैं यहाँ पे कि जी मुझे पता लग जाए, मुझे नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। क्या ख्याल है, प्लांट की ज़रूरत है मुझे? हमने 14 और 15 की बैलेंस शीट बनानी है। आप कहोगे जी 13 की भी बनाई थी, भाई 13 का डाटा नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, नो इशू। 13 का डाटा नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, नो इशू। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी तो बन ही नहीं ना सकती अगर ये बैलेंस ना हो तो, ठीक है। तो बहरहाल इसको बाद में देखते हैं, ये प्रॉब्लम है इस वक्त। तो क्या ये वाकई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो देखा था हमने, हमें ये फिगर निकालने के लिए सिर्फ एक वर्किंग करनी पड़नी है, ठीक है, और वो वर्किंग है ये सामने आपके, इत्तेफाक से साल भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस ये बैलेंसेस अगर मैं बदल लूँ, ठीक है, तो सवाल पुराना हो गया ना। ये डाटा भाई इसी तरह से गिवन था, इसलिए मुझे ऐसे बनाना नहीं पड़ा। देखो मोहानी वाले सवाल में डाटा ऐसे गिवन नहीं था, मैंने फटाफट ऐसे बना लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही फर्क था कि ये फिगर गिवन नहीं थी, तो वो मैंने लिख ली कि जी वो भी मुझे चाहिए तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग पता है, 31 दिसंबर 14, देखो ना, सॉरी 30 जून है, थोड़ा सा फ़र्क क्या है, ये 30 जून है, कोई गल नहीं जी, खैर है, 30 जून 14, यहाँ तो यूज़ नहीं होना था, ये आगे ही होना था, यहाँ पे सिर्फ साल ही चाहिए थे, ठीक है। 30 जून 13, ठीक है ना। तो ये 30 जून 14 पर अगर ईयर एंड हो रहा है तो ये स्टार्ट होगा 1 जुलाई 13 पर, ठीक है। यानी कि ये 30 जून 14 वाले साल की रिटेन्ड अर्निंग्स 108 मुझे गिवन है, ठीक है, और 30 जून 14 वाले साल का प्रॉफिट मुझे गिवन है 78। यार ये भूल गया, मुझे आपसे निकलवाना चाहिए था। चलो अब इधर मत देखो, अभी खुद जल्दी से वर्किंग 1 करनी है आपने, ठीक है ना। चलो अब आप देख लो अब क्या हो सकता है। सुनो, डिविडेंड सवाल में कोई नहीं है, पॉइंट 1 में रिपेयर गलती से कुछ हो गई, पॉइंट 2 में वो कह रहा है चेंज इन एस्टीमेट आया और सवाल ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब कि डिविडेंड नहीं है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है 30 की। ये 30 है ये वाली फिगर, जिसको इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे और अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लेंगे, ठीक है। ओके, ज़रा पॉज कीजिएगा जी। अच्छा जी, अब भाई ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब मैं तो कहता हूँ कि पहले इनकम स्टेटमेंट बना लें, लेकिन एक थोड़ी सी ना लालच सी आ रही है। वो लालच ये आ रही है कि ये रहने दूँ बस, ठीक है, तरतीब नंबरवार उसी की रख लूँगा, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा यूज़ कर लूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। ये डेट्स वगैरह सारा कुछ दोबारा लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, ये अब हमें ज़रूरत नहीं है, देखते हैं इसके अंदर कौन सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यहीं पे ही बन जाएगी, ठीक है, सही है। और ईयर एंड है हमारा 30 जून 2015, वंडर लिमिटेड, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 30 जून 2015, यहाँ पे क्या लिखोगे 30 जून 2014, यहाँ पे लिखोगे 1 जुलाई 13, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ऊपर एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी मैंने ज़रा लालच की, माजरत।
उसके बाद भैया इनकम स्टेटमेंट है, तो तरतीब थोड़ी सी इधर बना लो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की लंबी जगह, वैसे तो लंबी ज़रूरत तो कोई नहीं पड़नी, बस 2-3 चीज़ें ही हैं। चलो बहरहाल वंडर लिमिटेड, भाई सिर्फ ना मैं ये प्लानिंग ऑफ बोर्ड की वजह से आगे पीछे कर रहा हूँ चीज़ें, वरना टेंशन ना लें, तरतीब में सबसे पहले मैं बनाऊँगा यही इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ, सवाल में क्या रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है? हाँ, नाम क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है ना, तो यही नाम लिखेंगे ना, वंडर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जाहिर है एक्सट्रैक्ट्स उसने मांगे हैं, ठीक है जी। और फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15 है, लेकिन आपको पता है कि हमें 2015 और 2014 दोनों के लिए ये चाहिए हो, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है, सिर्फ हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 का भी है, 2015 का भी। गलत प्रॉफिट उठा के लिख लेते हैं अपने पास 78 और 90, स्टेप 1 तो यही था ना, 78 और 90। लेकिन ये काम भी मैं बहुत अर्ली कर गया, सबसे पहले तो मुझे चलना चाहिए था एडजस्टमेंट्स की तरफ, एडजस्टमेंट्स को देखता और फिर उनसे उसके बाद देखते जी अब क्या क्या चीज़ हिट हो रही है, ठीक है ना। बहरहाल अब रह गई है सिर्फ बैलेंस शीट, ओके। और बैलेंस शीट मैंने माना 2-3 साल की बनती है, लेकिन आज हमें मजबूरन 2 साल की ही शायद बनानी पड़े, लेकिन इस सारी जगह पर बैलेंस शीट को भी फिट करना है कोशिश करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बना लेंगे इंशाल्लाह वंडर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है जी। और ये होगी एज ऑन 30 जून 2015। उसके बाद यहीं पे ही नोट को फिट करने की मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। रहने दो, ओके। अच्छा जी, सवाल अब पढ़ लें। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंटिंग टू 20 मिलियन, रिपेयर 20 की was erroneously debited to machinery account on 1 अक्टूबर 13। फिर 30 जून 14 भी गुजरा, 30 जून 15 में हम खड़े हैं, 2 साल की गड़बड़ है। 14 तो हमारे हाथों से निकल चुका हुआ है, आपको पता है 14 तो हमारे हाथों से निकल चुका हुआ है। ये तो ऑडिटेड है, क्या ख्याल है? ये तो ऑडिटेड है, ऑडिटेड। ये ड्राफ्ट है, देख लो, फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 2015। ड्राफ्ट तो सिर्फ ये है, ठीक है, समझ गए? अच्छा चलो कोई बात नहीं। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 10 साल। हाँ भाई, एक रिपेयर थी, गलती से उसको मशीन बना दिया, रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर सोने पे सुहागा, डेप्रिसिएशन भी इम्पैक्ट पड़ेगी। चलो आगे देख लें अगले साल के अंदर, इसमें अगली एडजस्टमेंट के अंदर कितने साल हैं, ताकि टाइमलाइन उतनी बना लें बस, उसके बाद फिर आप मुझे एडजस्टमेंट्स करके देंगे, मैं थोड़ी करूँगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑन 1 जुलाई 14, दूसरे साल के पहले दिन, ठीक है। WL reviewed estimated useful life of its plant and reviewed it from 5 years to 8 years. Change in estimate आ गया, ठीक है जी। The plant was purchased on 1 जुलाई 13 at a cost of 70 मिलियन, ठीक है। एक प्लांट है जो 70 मिलियन का ख़रीदा था, उसकी लाइफ जो है वो रिव्यू हो गई है। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो दोनों ही गलतियाँ या एस्टिमेट चेंज जो है वो 2000 यकम यूँ कर लेना, अगर 1 जुलाई 2013 को साल शुरू होता है और 30 जून 14 पे ख़त्म होता है, और फिर 30 जून 15 पे।
यहाँ थोड़ी सी ऐसे जगह बना लेना रॉन्ग के लिए ज़रा, हैं थोड़ा सा ज़बानी लिख लूँ चाहे। 1 जुलाई 13 से 30 जून 14 और फिर 30 जून 15। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ना लिखने लगा था ऐसे कि भाई 14 का साल है और ये 15 का साल है। फिर मैंने कहा चलो ज़रा रुक जाता हूँ, बच्चों का क्या पता। टैक्स पढ़ लिया है? टैक्स पढ़ लिया हो तो फिर तो ये पता ही है ना कि जो साल 30 जून 14 पे ख़त्म हो रहा है उसको 14 का साल कहते हैं, टैक्स ईयर 14। ठीक है, अच्छा जी, बड़ी बात है जी, पता है आपको। चलो तो फिर भाई ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं और इन 2 एडजस्टमेंट्स की रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। 3 मिनट बहुत ज़्यादा है। मुझे एंट्रीज कर दो भाई साहब, इधर सवाल पे ले आए इनको। हाँ जी, कुछ सोच तो चल पड़ी ना, अब मिलके कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क में भी आज यही सवाल होगा बस, ठीक है ना। हाँ, होमवर्क में मोहानी वाला सवाल दोबारा करके फिर ये सवाल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिपेयर थी 20 की, गलती से 1 अक्टूबर 13 को हमने उसे प्लांट बना लिया। ठीक है, तो इधर देखो, ये थोड़ी जगह मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए लिखी। होना चाहिए था रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है ना, गलती से कर गए रॉन्ग, वॉज डेबिटेड टू प्लांट कैश, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट कर गए। अब रेक्टिफाइंग एंट्री, ये मैंने वैसे ही लिखा सिर्फ आपको जरा समझाने के लिए, जबानी भी हो सकता था ये, ठीक है ना। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है जी? रिपेयर डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर ले रिपेयर एक्सपेंस डेबिट। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। प्लांट गलत डेबिट हुआ है, सही करने के लिए कर लें क्रेडिट। तो रिपेयर डेबिट 20 से, प्लांट क्रेडिट 20 से। ठीक हो गया जी। अब अगली बात का आपको पता है, एसेट हिल जाए तो डेप्रिसिएशन भी मुसीबत हिल जाती है। क्या ख्याल है? अब लंबी सोच कौन सोचे? हमने एक प्लांट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया था, एक एसेट लिया था तो रिकॉर्ड हो गया था, तो डेप्सिट हो गया था, तो रिवर्स। सादा सी बात बताई हुई है आपको। रेक्टिफाइंग एंट्री देखो, अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेप्शन को बढ़ा लो, एसेट कम हो रहा है डेप्शन को कम कर लो। अब हमारे सवाल में एसेट क्या हो रहा है जी? 20 से कम। एसेट 20 से कम हो रहा है तो डेप्शन को भी कम करेंगे, कम करेंगे। क्रेडिट मतलब कम, एसेट क्रेडिट मतलब एसेट कम, तो डेप्शन को भी क्या करेंगे? कम। तो डेप्शन कम करने की एंट्री क्या है? बढ़ाने की एंट्री क्या है? डेप्शन रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या है? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो कम करने की एंट्री सी को उलट हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन जरा रुक जाओ, ये 20 का जो एसेट रिकॉर्ड हुआ है गलती से, लाइफ कितनी बता रहा है वो? 10 साल डिवाइड बाय 10 करेंगे, ये तो पूरे 1 साल की डेप्शन आएगी। अब उसने गलती किस दिन की है? यूजफुल लाइफ 10 साल थी, मशीन है, सॉरी। कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग टू, चलो यार एक ही बात है, वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन चलो आप इससे परेशान ना हो तो मैं मशीन ही लिख देता हूँ। ठीक है, मशीन। मशीन भी क्योंकि देखो सवाल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्लांट लिखो या मशीन लिखो, अल्टीमेटली पीपीई को ही क्रेडिट करना है। बल्कि मैं तो ये कर देता हूँ, अब ऐसे सही तो फिर ऐसे सही, मशीन की बजाय यहाँ पे क्या लिख लो? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ताकि आपको बैलेंस शीट की एंट्री करते हुए आसानी हो जाए। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा। हाँ भाई, तो 10 साल इस मशीन की लाइफ है, ठीक है, और ये गलती हुई है 1 अक्टूबर 13 को। अब पहला साल एंड हो रहा है 30 जून 14 पे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे 6 महीने, टोटल हो गए 9 महीने। 9/12 जी, क्या आंसर आया? 1.5 से
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अगली बात मैंने कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को हिट करोगे ना तो एंट्रीज को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आसानी क्या है, एसेट को ही हिट कर दो डेप्रीसिएशन की एंट्री से, तो फिर इसको काट के लिख लो या मैंने मिटा दिया, क्या कर दो, पीपीई डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। क्लियर होगी ये बात, ठीक हो गया। अगले साल फिर ये गलती सही करेंगे, रिपेयर अगले साल फिर। ये ऐसी गलती नहीं है कि हर साल होती जा रही है भाई। हाँ, एक दफ़ा सेट हो गई और कुछ नहीं करना था। और चलें बस आगे चलें। नहीं यार, डेप्रीसिएशन की तो गड़बड़ रहेगी, एक तरफ नहीं तो दूसरी तरफ तो हाँ है। तुमने कहा उत्ते भी ना थल्ले भी ना, बात समझ रहे हो। डेप्रीसिएशन तो गलत एसेट रिकॉर्ड होने की वजह से रिकॉर्ड हुई थी, तो वो एसेट तो अभी पहले ही बताया था आपको, पहले ही बताया था सवाल में, चाहे कहे चाहे ना कहे। आइए सेठ के सवाल में हम क्या करते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बन गई हैं, कैसे हो सकता है डेप्शन की एंट्री के बगैर बनी हो। तो ये सारा कुछ होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है। तो इस साल में भी ये गलती हो चुकी होती है, इस साल में भी इसको सही करना होता है, ये समझाया हुआ है। तो इसका मतलब ये एंट्री तो इधर भी करनी पड़ेगी, पीपीई डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन अब मसला ये है कि पूरे साल की डेप्रीसिएशन यानी 2 रुपए की रिवर्सल आपको करनी पड़ेगी। और ये है जनाब हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1, ख़त्म हुई एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक हो गया, सही है। एडजस्टमेंट 1 ओवर। आगे अब एडजस्टमेंट 2 की बात यहां पे मैं शुरू करता हूं। ठीक है, क्लियर है। वैसे तो यहाँ तक सवाल पूरा कर सकते थे, एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, एसेट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक ही बार कर लेंगे, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट के सवाल होमवर्क में दिए थे रिवीजन के लिए, याद है जब टर्म टेस्ट आया था, ठीक है। असल में वो उसकी रिवीजन नहीं थी, इसकी रिवीजन थी, मैं कहा ज़रा रिवाइज हो जाए, ठीक है। अच्छा, ऑन यकम जुलाई 14 WL रिव्यूड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स प्लांट एंड रिवाइज्ड इट फ्रॉम 5 years to 8 years। अगर आपको याद हो ना तो 1 2 3 यकम जुलाई 14 पे ये रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम यूं कह रहे हैं कि हम इस वक्त खड़े हैं 2000 यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 वाला साल है ना, ये हमारा 15 वाला साल, ठीक है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, ओके। और सही है। अब इससे पहले की कहानी देख लेते हैं पहले। पता नहीं वो कौन से साल पे खड़ा है, लेकिन हम इस वक्त साल बाद में कम कर लेंगे। कहते हैं द प्लांट वॉज परचेज ऑन यकम जुलाई 13। और रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये यकम जुलाई 14, ये यकम इधर, यकम जुलाई इधर से लेके आओ यार, सॉरी इधर से थोड़ा सा और इधर ले आओ, साल बढ़ाने हैं ना। हमने खरीदा था ये एसेट यकम जुलाई 13 पे, फिर 30 जून 14 पे 1 साल पूरा हुआ, ठीक है। ये पिछला साल गुजर गया, 30 जून 15 पे यहाँ हम मौजूद हैं, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये यकम जुलाई 14, तो साल के पहले दिन से अज्यूम करते हैं हम। अच्छा, अब कॉस्ट कितनी थी 70 मिलियन, और पुरानी लाइफ कितनी थी 5। इधर देखो, तो हमने डेप्रीशिएट किया होगा 70/5, कितना बनता है 14। बोलो 14 एग्जैक्ट। ये 14 की डेप्रीसिएशन आई होगी, ये 70 का जो एसेट था ये 14 डेप्रीशिएट हुआ होगा, ठीक है। और हमने सोचा था ये हर साल 14 करके डेप्रीशिएट होगा, याद आ रही हैं बातें। लेकिन अब हुआ क्या, हमारा एस्टीमेट चेंज हो गया और हम कह रहे हैं अब इसकी लाइफ जो है, जो पहले हम समझ रहे थे 14, 15, 16, 17, 18 है, वो अब क्या हो गई है, चेंज। रिव्यूड एस्टिमेट यूजफुल लाइफ एंड रिवाइज इट फ्रॉम 5 years to 8 years, टोटल की बात कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि 3 साल इन टोटल बढ़ गए हैं, 19, 20, 21। याद आ रहा है, ऐसे थोड़ी करते थे, हमने तो शॉर्टकट बना लिया था सिंपल, सिर्फ उसी साल को, याद है ना।
लेकिन चलो जरा रिवीजन भी हो जाए, नोट भी तो बनाना है, इसका भी बना देंगे आज, ठीक है। अच्छा, अब ये जब हुआ ना भाई, ये जब हुआ तो उसका मसला क्या हुआ भाई? उसका मसला ये हुआ कि अब इस साल में भी ये डेप्रिसिएशन नहीं होनी और अगले सालों में तो ये होनी ही नहीं थी, ठीक है ना। एस्टीमेट चेंज हो गया तो हमें अब नई वाली डेप्रिसिएशन के लिए बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज चाहिए। तो 70 में से 14 माइनस करो, कितना आता है? 56। ये 56 को डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ पे। अब टोटल उसने 8 बताई है, एक गुजर चुकी है, रिमेनिंग 7 है, तो आंसर आ गया 8। यानी अब हर साल डेप्रिसिएशन होगी 8 8 8 8 8 8 8। ये सारे 8 जमा करो तो कितना बनता है, जरा बता दो। पक्की बात है? तो बस यार इसको नहीं चले हैं 70, ठीक है, और थोड़ा सा इसको भी, ठीक है भाई। यही काम किया था, किया हुआ है ना पहले ये काम। अब हमने इस साल के अंदर 14 की डेप्शन रिकॉर्ड कर ली है या नहीं किया, ये बताओ। क्यों? क्योंकि IAS 8 का सवाल है और मैंने आपको बताया था अजम्पशन यही है, सारा कुछ हो चुका। अजम्पशन क्या यार, वो कह तो रहा है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बना ली हैं, लेकिन वो कह रहा है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। का मतलब उन्होंने चेंज एस्टीमेट को अकाउंट टेकन इन अकाउंट नहीं किया, तो उन्होंने फिर पुराने हिसाब से डेप्शन की। बात समझे हो? इसका मतलब यह हुआ कि 14 की डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है, जो कि रॉन्ग है। अब रॉन्ग हो गई ना, हम कह रहे हैं डेप्रीसिएशन तो वो जो नए एस्टीमेट वाली हो, यानी 8। अब डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो गई है 14, होनी चाहिए थी 8। तो सही करने के लिए कम करना पड़ेगा ज्यादा। 14 की डेप्शन रिकॉर्ड हो गई, करनी थी 8, तो ज्यादा रिकॉर्ड होगी ना। सही करने के लिए क्या करोगे? बढ़ाओगे या कम करोगे? रिवर्स करोगे या बढ़ाओगे? रिवर्स करोगे। डेप्शन बढ़ाने की एंट्री है एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, कम करने की एंट्री होगी पीपीई डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से भाई? 6 रुपए से। ये दोनों का फर्क 14 और 8 का, ठीक हो गया। उसके बाद भाई पिछले साल को छेड़ा करते थे नहीं, 14 को। ये चेंज इन एस्टीमेट है, अब समझ आई बात। एरर आया, प्रीवियस ईयर को भी सही किया, खड़े 15 में है ना, 14 को भी सही किया। चेंज इन पॉलिसी आई थी, खड़े 15 होते थे, 14 13 सही करके लाते थे जहां तक जा सकते थे। एस्टीमेट में चेंज आया तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है बल्कि प्रोस्पेक्टिव है। इस साल को सही करो और हर अगले साल में अब 8-8 रुपए की डेप्शन लेते जाना। ये 14 ज्यादा ली थी, इसको अब सही करके 6 से रिवर्स करके इसको भी 8 पे हम ले आए हैं। सही हो गया? और ठीक है ना, इस साल भी 8 और आगे भी 8। क्लियर? ठीक हो गया। चलो लो भाई, सवाल खत्म। हम खड़े हैं 15 में, 15 और 14 है, 13 में कुछ हुआ ही नहीं। इधर देखो, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी भाई, ठीक है। बस मुझे इसकी ज़रूरत है ओपनिंग कभी मुझे मिल जाए। ओपनिंग ये मैं काटने की ज़रूरत नहीं, बस आपने लिखी हुई थी, 2 लाइनें छोड़ी हुई थी, आपकी लाइनें खाली रह जाएंगी, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूँ मैं मिटा देता हूँ, आपने तो खाली छोड़ी हुई थी ना, मैं तो पिछले सवाल वाली लिखी हुई है। आपकी स्टॉप पे 2 लाइनें खाली रहेगी, बस ठीक है, अच्छी बात है, रहने दो, बात समझ गए, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ये अभी अभी निकाल के आए थे वर्किंग 1 में, 1 जुलाई 13 कितना है जी? वर्किंग 1 इस तरफ कर देता हूं मैं माजरत, ठीक है ना। कितना? तो अच्छा, ये वर्किंग 2 कह लो पहले, फिर मैं भूल ना जाऊं। ये वर्किंग 2, ठीक है, और ये वर्किंग 3, ओके। हाँ भाई, कितना है जी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस? 30। यस सर। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, गलत प्रॉफिट उठा के लिखो इधर, उनको सही कर लेते हैं। यही था ना अगला स्टेप? नहीं भाई, हम गलत चल पड़े। अगर तो हम डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग, गलत नहीं वैसे सवाल हो जाना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक काम अब 2 दफ़ा करने की तरफ चल पड़े हैं। क्यों? हमने एक बार यहाँ पे प्रॉफिट को एडजस्ट करना है सोच सोच के, फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाने जाना है तो वहाँ पे सोचना है। देखो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिक्वायर्ड है ना, तो पहले हमेशा वो बनाओ। देखा अब क्यों मैं कह रहा हूँ? प्रॉफिट एडजस्ट करने की बजाय यहाँ एडजस्ट कर लो, यहाँ पे तो करना ही था, एडजस्टेड फिगर उठा के ले आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम वर्किंग नहीं करेंगे,
क्योंकि ये बनाना है। सवाल में ये ना बनाना हो तो जैसे अभी मोहानी वाले सवाल में किया वैसे करते, फिर यहीं पे डायरेक्ट कर लेते। ठीक हो गया, ब्लू मार्कर इज आउट। 14 वाली गलती 14 में सही, 15 वाली गलती 15 में सही, और उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बताओ भाई 14 में क्या हो रहा है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंस 20 से बढ़ गया और एक्सपेंस 1.5 से कम हो गया, तो नेट में एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बताओ, नेट में एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो ना, एक ही साल में एडजस्टमेंट हो रही है। एक एडजस्टमेंट में एक्सपेंस 20 से बढ़ता है और साथ ही एक्सपेंस 1.5 से कम होता है, तो नेट में यूं ही कहेंगे ना 18.5 से एक्सपेंस नेट में बढ़ गया। क्या ख्याल है? ठीक है, तो हम यूं करेंगे, हम वन बाय वन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, बारी बारी अलग अलग कर लो भाई, यहाँ ना हिलाए ना बार बार। ठीक है ना, यहाँ पे रख लें बस कोने से। ठीक है, और ये हाफ साइड मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, 14 के साल में एक एक्सपेंस 20 से बढ़ गया, एक्सपेंस 20 से बढ़ गया। एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करता है, -20। नीचे देखो, अगला एक्सपेंस 1.5 से कम हो रहा है, क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाता है, +1.5। 15 के साल में आओ, 15 के साल में आओ, एक्सपेंस 15 के साल में 2 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, मतलब कम। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा, +2 15 के साल में। दूसरी एडजस्टमेंट, 6 रुपए से एक्सपेंस हो रहा है क्रेडिट, मतलब कम। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। डन, इनकम स्टेटमेंट इज रेडी। कैसा लगा वैसे आइए सेट आपको? टैक्स ही नहीं है बीच में भाई, जब टैक्स नहीं है आप पे एप्लीकेबल तो ये आधा भी नहीं रह जाता। आसान है, एंजॉय करें जी। 59.5 ये 14 का 59.5 और 98। ठीक हो गया। अब ये है हमारी तरतीब में नंबर 1, लेकिन एडजस्टमेंट और रिक्वायरमेंट पता नहीं एंड पे देख लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको बना लिया। ठीक हो गया। अब हम गए नंबर 2 पे SOCIE बनाने के लिए, तो हमें ओपनिंग तो मिल गया वर्किंग 1 से। सबसे पहला मसला ये पढ़ना था, सवाल शुरू करते ही हमने ये निकाल लिया था मसला। ठीक है, अब हमें चाहिए प्रॉफिट। यहाँ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सही कर चुके हैं। सही वाले प्रॉफिट्स उठाओ, 98 और 59.5। नहीं, गलत हो गया ना, उलट बता गए हो। 98 इधर है, 98 और यहाँ पे 59.5। लेकिन मसला क्या है, 15 का साल तो हमारे पास था, 14 पे आपने कोई बंदोबस्त नहीं किया सरताज को रोकने का। आ जाना था उसने तलवार लेके, शुक्र है मुझे याद आ गया, भूलना नहीं है, ये इसके नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये प्रॉफिट के साथ आपने लिखा भाई ये रीस्टेटेड है, नीचे से लिख के लाए। जब ये रीस्टेटेड है तो फिर ये जो भी फिगर आएगी रीस्टेटेड ही होगी। जरा बताओ क्या फिगर आ रही है? 89.5। अच्छा, चेक करते हैं। हमने कहा जी 89.5 है रिटेन्ड अर्निंग्स 30 जून 14 की। सवाल में जो गिवन थी 30 जून 14 की, वो कितनी नजर आ रही है? 108। क्या ख्याल है, होगी ना रीस्टेटेड? चलो, अगली तो भाई ड्राफ्ट है। लो भाई, अगला भैया 187.5। लो भैया, काम हो गया, तमाम हो गया, काम हो गया, तमाम हो गया। ठीक है, ओ भाई प्लीज लिख लेना ऊपर रुपीज इन मिलियन, वास्ता जे लिख लेना रुपीज इन मिलियन, रुपीज इन मिलियन, वरना नंबर कट जाएंगे, बता रहा हूँ मैं, नंबरों वाला मैसेज आ जाएगा। ओके, हाँ जी, बैलेंस शीट बनानी है। अब रहेगी क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या कुछ गिवन है हमें? PPE गिवन है और रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है। इधर देखो, नॉन करंट एसेट्स में PPE गिवन है, जो जाहिर सी बात है हमें 2014 और 2015 दोनों का बनाना पड़ेगा। लेकिन मौजें हैं इक्विटी में, सिर्फ है रिटेन्ड अर्निंग्स, और वो रिटेन्ड अर्निंग्स भी हमारे पास रेडी स्टडी एप्पल गो मौजूद हैं इस रिक्वायरमेंट से। तो पहले मुफ्त वाले नंबर ले लो भाई। 30 जून 2015, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है ना, वैसे ही बताने के लिए कि अगर डाटा होता तो बनाते। 15, 2014 और बस ऐसे ही
13 डाटा नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स 30 जून 14 की 89.5 मुफ्त के नंबर है, ये तो पहले ले। 30 जून 15 187 पॉइंट। यार ये मुश्किल तो नहीं लग रहा, मैं स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा, प्लीज़ बता दो मुझे, अभी बता दो, मैं रुक जाऊँ, स्लो हो जाऊँ, बता दो मुझे। तो ये रिपीटेड काम है ना, ये चौथा दिन है आज इसके ऊपर, और काम वही कर रहे हैं जो मैंने पहले दिन शुरू किया था प्रैक्टिस सेट 1 में, ये पहले दिन वाला काम है। फिर भी लगे तेज है तो मुझे बता देना भाई, आप 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हो उन सब के इस वक्त, ठीक है ना। भरी क्लास है तो फिर मेरे जैसा कोई मिल जाता है। अच्छा तो चलें आगे। प्लांट पीपीई, प्लांट नहीं पीपीई, गलत वाले उठा लो। 130 ये आ गया 130, ये आ गया 189। नाउ ब्लू मार्कर इज आउट एंड यू नो 14 के साल की गलती 14 में सही करते हैं। तो पहली एंट्री में एसेट 20 से क्रेडिट हो रहा है, मतलब कम, तो पीपीई -20 हो गया। और दूसरी एंट्री में डेबिट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो +1.5। क्लियर हो गया। लेकिन जब 15 के साल में आएंगे तो ये बैलेंस शीट है, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा। मैंने कहा था इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए 14 के साल में सिर्फ 14 के साल को देखते हो, 15 के साल के लिए सिर्फ 15 के साल का देखते हो, लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए, जो कि बैलेंस शीट एज ऑन होती है, तो 14 के साल में तो सिर्फ 14 देखा, लेकिन 15 के साल में 14 और 15 दोनों को देखते हैं। याद आया? तो इसलिए सबसे पहले तो हम -20 + 1.5 लिखेंगे, फिर आगे सोचेंगे। ये पहले रीस्टार्ट करना है हमने, ठीक है? याद है ये बात? अब अगले साल आए तो पीपीई 15 में 2 से बढ़ गया, डेबिट मतलब बढ़ गया, और पीपीई 6 से भी बढ़ गया। आई एम अफ्रेड दैट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट जी। 14 का पीपीई 111.5, ठीक है जी। और 15 का पीपीई 119.5, और 13 का मुझे पता कोई नहीं है, डाटा नहीं था इसलिए बनाया नहीं, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स शायद 13 की मैंने निकाल ली थी, पर देखो मैं ये लिख कर काट रहा हूँ, ठीक है? 178.5 आता है। ये 178.5 आता है भाई, चेक करो ज़रा। ठीक है सर, 178। ठीक है जी, ओके जी। बहरहाल ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2013 के लिए, लेकिन पीपीई हम नहीं बना सकते, डाटा नहीं बनता, ठीक है? बहरहाल ये रीस्टेटेड है, ये लिखना मत भूलना। क्या ख्याल है, समझ में आती है बात? चलो फिर अगले स्टेप पे मूव कर जाते हैं भाई, समझ आती है तो मसला ही कोई नहीं। वंडर लिमिटेड notes to the financial statements for the year ended 30 जून। कोई नोट का नंबर शंबर लगा दो, 15 नंबर दिल कर रहा है मेरा। चेंज इन पॉलिसी नहीं, सॉरी, करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है जी। वो रीस्टेटेड की आगे तफसील भी तो बतानी है ना। अब करेक्शन ऑफ एरर देखो ना, तो एडजस्टमेंट 1 करेक्शन ऑफ एरर है, बल्कि पूरी बात लिखूँ ना मैं तो करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर है। करंट पीरियड का एरर होता तो उसमें तो कौन सा नोट बनाना पड़ना था, ठीक है? करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर, ठीक है? अच्छा, अब ये अंग्रेजी लिखनी है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग टू 20 वॉज इरॉनियसली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन यकम अक्टूबर 13। बस कॉस्ट ऑफ रिपेयर बोलते जाओ जरा वहाँ से देख। Cost of repair amounting to Rs 20 अमाउंटिंग टू रुपीज़ 20 million was erroneously
Adapted to 20 million. 20 million was erroneously Debited debited the machinery account on 1st October. काफ़ी है टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहीं रखें जी। ठीक है, हाँ जी। कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग टू 20 मिलियन वाज erroneously डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन, नहीं लिखा पहले, बाद में लिख लो, ऑन 1 अक्टूबर 2013। ठीक है जी, पूरा लिखना अक्टूबर। अब आगे लिखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, बोलो यही लिखेंगे ना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। नहीं, थोड़ा फर्क भी देखते रहो ना। प्रैक्टिस सेट 1 में चेंज इन पॉलिसी का नोट बनाया था ना, तो यहाँ पे लाइन क्या लगाई थी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स इज एज फॉलोज। लेकिन यहाँ पे करेक्शन की है तो यूं लिखेंगे इफेक्ट ऑफ करेक्शन, हाँ एरर करेक्शन लिख लो, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। आइटम्स अफेक्टिंग, बोलो क्या चीज, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हाँ मेरे दोस्तों, आज कहानी इतनी आसान नहीं है। आज हमने क्या बताना है, एक्सपेंस भी बताना है, ये रिपेयर वाला भी बताना है, फिर डेप्रिसिएशन वाला भी बताना है, और फिर प्रॉफिट भी बताना है। ये मैंने बताया था चेंज इन पॉलिसी के अंदर, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताया था ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट कम हुआ, या सिर्फ प्रॉफिट का डायरेक्ट बता दिया था। ज़रा ओपन करो प्रैक्टिस सेट 1, नोट ओपन करो, नोट ओपन करो प्रैक्टिस सेट 1 का। ठहर जाना यार, बता दिया था। क्या बताया था, स्टेटमेंट आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई में क्या लिखा था हमने, इंटरेस्ट का नहीं बताया। नहीं बताया था, बताना चाहिए था। ठीक है, वो चलो अब बाद में आप घर पे जाकर लिख लेना। जो एडजस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट का इम्फेक्ट है ना, इंटरेस्ट कम हो रहा था हर साल में, है ना, क्योंकि हमने चेंज किया था, तो आप लिखोगे डिक्रीज इन इंटरेस्ट और हर साल का लिखते चले जाओगे, ये लिख लेना। ठीक है ना, मैं चलो यहाँ पे अब देख ही लोगे आप जी। रिपेयर, अच्छा इधर देखो, ये देखो, आज ठीक है मैंने माना, मैं यहाँ पे 15 भी लिख रहा हूँ और 14 भी लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 3-4 चीज़ें आएंगी। उसके बाद आइटम्स अफेक्टिंग SOFP, साथ साथ नोट कर लो तो मर्जी है, रुक जाओ तो बेहतर है। 13, अब 13 का ना मेरे पास डाटा नहीं है, वरना मैं 13 भी बना लेता। ठीक है ना, अच्छा लेकिन चलो, लेकिन क्या, पहले एक बार कर लेते हैं, एक बार पहले कर लेते हैं। हाँ जी, रिपेयर एक्सपेंस है, बताओ भी रिपेयर एक्सपेंस को क्या हुआ। रिपेयर एक्सपेंस 14 में 20 रुपये से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो 20 रुपये से रिपेयर एक्सपेंस हो गया इंक्रीज, तो आपने यहाँ पर लिखा इंक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंस। ये मैंने कहा इस तरह से आपने लिख देना है, प्लीज़ मैं भूल गया था, सिर्फ प्रॉफिट लिखा था, प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट बताना है लेकिन एक्सपेंस से बताना था। तो वो तो उस मेरे ख्याल प्रैक्टिस सेट 1 में हर साल में इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा था ना, कम कम कम, तो आपने लिख देना है कि डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस एक लाइन में, और अगली लाइन में फिर प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, कर लोगे ना याद से। अच्छा, अगले साल कुछ भी नहीं है, था नहीं ना कुछ, और ठीक है, सही है। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठहर जाओ पहले देख तो लें। डेप्रीसिएशन, अब एक्सपेंस की जगह नहीं बची अब मेरे पास, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ही होता है, पता है आपको। डेप्रीसिएशन जी, डेप्रीसिएशन 14 के साल में 1.5 से कम हो रही है, 1.5 से, तो डिक्रीज, ये ले यार एक्सपेंस, ये ले यार, डिक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने से, 1.5 से, बस माइनस प्लस नहीं करना। ठीक हो गया। 15 में आए तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 8 से 15 को थोड़ा सा इधर ले आओ, फिर अब एक्सपेंस लिखवाया तो जी
8 से डिक्रीज हो 8 से डिक्रीज हो गया। ठीक है, सही है। Yes, sir. अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे भी तो पड़ा ही है। देखो ना, आप विजुअलाइज करो कि सरताज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब निकाल के देखनी है तो उससे कौन कौन सी चीज़ बदली हुई नजर आएगी अब वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो जो उसके पास अलमारी में पड़ी है। एक रिपेयर नया आ गया होगा यस सर जो पहले नहीं था उसकी 14 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दूसरा डेप्रीसिएशन बदल गई होगी और तीसरा प्रॉफिट बदल गया होगा। तो आप समझ आ रही है थीम इसकी, ठीक है ना। तो प्रॉफिट की फिगर के बारे में आप देखते हैं जी। प्रॉफिट की फिगर ना डायरेक्ट भी निकल सकती है, ऐसे देखो, जैसे ये देखना 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 सारे देखना इधर। मैं नहीं कह रहा उधर से जाके देखो कितना था प्रॉफिट कितना हो गया, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट निकालो। क्या मतलब, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और सही है, यस सर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। एक्सपेंस का इंक्रीज होना प्रॉफिट को कम करेगा, कितने से, -20 से, ठीक है। आगे बढ़ो, एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो तो +1.5। नेट में क्या बना, नेट में क्या बना, ये मैं उसमें चाह रहा था आपको, ठीक है। फिर कितना, -18. 18.5 से प्रॉफिट नेट में कम हो गया, डिक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है जी। अब बात समझे हो। अगले साल आओ, अगले साल भाई गड़बड़ है, प्रॉफिट एक्सपेंस ही एक है। अब अगले साल क्या हुआ, अगले साल क्या हुआ, एक्सपेंस 8 से कम हुआ। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो प्रॉफिट का बढ़ना अब अलग लाइन आइटम के तौर पे शो करना पड़ेगा हमें, कितने से, 8 से ही। लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, तवज्जो से, पॉलिसी का चेंज हो तो जिस साल में खड़े होते हैं उस साल को भी प्रेजेंट करना है। एरर का नोट हो तो जिस साल में खड़े हों उस साल को प्रेजेंट नहीं करते। प्रैक्टिस सेट 1 को ओपन करोगे ना, उसमें 3 में खड़े थे, 3 और 2 दोनों नजर आए थे, ठीक है। लेकिन जब इस सवाल में आओगे तो इसमें खड़े हो 15 में लेकिन सिर्फ प्रेजेंट करोगे 14, ठीक है। खड़े हो गए, अच्छा ये तो फिर गया ना, इसको तो उड़ा देना, जान छुड़ाएं, वैसे बताना था, जरा बता दिया। इधर देखो, आगे भी देख लो, आइटम्स अफेक्टिंग SOFP में, इधर देखो 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 देखो, पुरानी बात, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 1, 15, 14, 13 ऐसे ही है। लेकिन अगर आप एरर का नोट बना रहे हो तो 15 वाले साल को प्रेजेंट ही नहीं करना, ये बात याद रहेगी। तो चेंज इन, ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, पढ़ाऊंगा थ्योरी। जनरल उसूल क्या है इस टॉपिक के अंदर, 2 साल की इनकम स्टेटमेंट, 2 साल की चेंज इन इक्विटी, 3 साल की बैलेंस शीट बनाते हैं। और पक्की बात यही यहीं पर याद रख ली, उसी को यूज करते हुए, 2 साल की इनकम स्टेटमेंट, 3 साल की बैलेंस शीट। लेकिन जब नोट बना लिया तो फिर एक छोटा सा फर्क बता दिया, भाई अगर पॉलिसी चेंज का नोट हो तो अपने साल को भी प्रेजेंट करना, और अगर एरर का नोट हो तो अपने साल को प्रेजेंट नहीं करना। यहां पे 13 का तो डाटा नहीं था ना, वरना यहां बैलेंस शीट 13 की हम बनाते, ये देखो, और ठीक है ना। चल बात समझ गए हो, क्लियर है। चलो अब जरा आइटम्स अफेक्टिंग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में तो सिर्फ PPE ही इफेक्ट हो रहा है और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बड़े ड्रामे हैं आज, 20 से कम हो रहा है, 1.5 से बढ़ रहा है, नो इशू, नो इशू। 20 से कम हुआ, क्रेडिट मतलब कम, और 1.5 से बढ़ गया, तो नेट में क्या हो रहा है बताओ, नेट में कितने से, 18.5 से 14 है, कर लेता हूं मैं, डिक्रीज इन PPE, भाई ये 18.5 इधर है, ठीक है। माजरत में 13 में जज्बाती हो गया था जी, -20 + 1.5। सवालों में जान ही नहीं रही जब से टैक्स निकला है इनमें से। FIR 2 में टैक्स होता था, यहाँ पे 4-4, 5-5 चीज़ें आ जाती थी, फिर संभालना मुश्किल होता था, यहाँ तो मुश्किल ही कोई। वो मुकम्मल निकल गया क्या डेफर्ड टैक्स। भाई, डेफर्ड टैक्स आपने पढ़ना है FIR 2 में है ना भाई, तो इसलिए वो फिर इसमें मिक्स नहीं ना हो सकता अभी।
हाँ जी, उसके अलावा क्या चीज़ है जी? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था? माना कि यहाँ पे कोई इतना ज़रूरी नहीं है, मुश्किल नहीं है, पर मैंने तरीका सिखाया था, प्लीज़ उसको फॉलो करना है। मुश्किल से मुश्किल सवाल के लिए एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी था, मैंने कहा था इसको रीअरेंज कर लो, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट लेस लायबिलिटीज कर लो। अब यहाँ पे देखो तो हमारे प्लांट में क्या आ रहा है? 18.5 का डिक्रीज, लायबिलिटी तो है ही ज़ीरो, तो यही क्या बन गया? यही क्या बन गया? कैपिटल, यानी कैपिटल में सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स ही पड़ी है ना फिलहाल, रिटेन्ड अर्निंग्स का डिक्रीज ही बन गया, तो 18.5। ये लो यार, कुछ भी नहीं है ना, जीरो माइनस हो रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में भी क्या आ गया जी? डिक्रीज, ठीक है, सही है। तो 15 को प्रेजेंट नहीं करना, क्योंकि ये कौन सा नोट है? एरर करेक्शन नोट। कौन सा नोट है जी? एरर करेक्शन नोट, ठीक है। अब दिल तो कर रहा है ऐसे ही इसी के आगे एक और छोटा सा नोट भी बना डालूं। कौन सा भला? एस्टीमेट चेंज का नोट आपको बनाना सिखाया तो हुआ है, उसमें क्या साइंस है, ऐसे ही बस यहीं पे अगर कंटिन्यू कर लूँ, ये यहाँ पे जगह बहुत कम होनी है, ठीक है, माजरत यार, 6 है ये और ये 2। अच्छा, तो ज़रा ना यहाँ से ऐसे ही नोट्स चल रहे होंगे, ठीक है ना, और आप तो कॉन्टीन्यूटी में लिख लेंगे। यहाँ पे करके ना मैं नोट 16 बना देता हूँ, चेंज इन एस्टीमेट। वो नोट्स के साथ ही मैंने इसलिए नंबर 16 लगा दिया कि इकट्ठे बना रहे हो आप, ठीक है। अब एस्टीमेट चेंज का नोट भाई बड़ा आसान था, इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग करते थे, याद है कि नहीं याद? याद है कि नहीं याद? वर्किंग 3 तक पहुंचे हैं, वर्किंग 4 ऐसे ही। वर्किंग 4 हम क्या कहते थे? करंट ईयर में डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट देखो। करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 6 रुपए से कम हुई है, तो अगली बात को प्रूफ किया था हमने कि फ्यूचर वाली को उल्टा दो। चेक करके देख लो, इस साल में 6 से कम हुई है। अब अगले साल में देखो तो, जरा कैलकुलेटर निकाल लो ना यार, 3 साल को 14 × 3 करो, ये इस साल 6 से कम हुई है, ये ज़हन में रखना, ठीक है। 14 × 3 करो, 42 होनी थी, और 1 2 3 4 5 6, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से बढ़ गई। यानी इस साल अगर 6 से डेफिशन को कम किया है, तो अगले बाकी लाइफ में 6 से डेफिशन ने बढ़ना ही बढ़ना है, यही हमने सीखा हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने आपको फिर इस वर्किंग को करने का तरीका ये सिखाया था कि हमने कुछ इस तरह से कर लेना है कि डेप्रीसिएशन पहले यूं लिखना है, करंट ईयर, ये तैयारी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि रेजिडुअल वैल्यू उसमें डालनी है, वरना तो डायरेक्ट भी हो सकता था, ठीक है ना। करंट ईयर बोलो, डेप्रीसिएशन क्या हो रही है? डेप्रीसिएशन डिक्रीज हो रही है कितने से? 6 से, तो फिर करंट ईयर के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं 6 से। और फिर मैंने कहा था कि फ्यूचर ईयर्स के लिए इसको बिल्कुल उल्टा दो बिना सोचे, याद है? एफिशिएंसी बढ़ेगी 6 से और प्रॉफिट कम हो जाएंगे 6 से, ठीक है। अब ये बात यहाँ अंग्रेजियों में हम पहले लिखते भी थे, ड्यूरिंग, बल्कि यूं लिखा हुआ था उसने, ऑन 1 जुलाई 14 WL रिव्यूड, आगे कहानी लिख लोगे ना, यहाँ से उठा के लिखनी है ये। WL रिव्यूड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड लिख ही दो यार, रिव्यूड, जल्दी जल्दी लिखवाओ मुझे, रिव्यूड यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, या नजर ना, मैं आगे आ जाता हूँ, यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स प्लांट फ्रॉम 5 years to 8 years. ऑफ इट्स प्लांट फ्रॉम 5 years 5 years to 8 years. 8 years। आगे क्या लिखा था हमने, कुछ याद है? इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं। इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज, और फिर हमने लिखा था प्रॉफिट, बल्कि यूं लिखा था इंक्रीज
इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर पूरा लिखना, ओके, जगह कम है मेरे पास। करंट ईयर कितना 6 और डिक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर ईयर्स 6, और यहाँ पे हमने रेफर कर देते थे हम वर्किंग फॉर, और ठीक हो गया। तो ये नोट भी इस नोट के नीचे लिख लेना। कोई मसला है तो बताओ। इस सवाल को आज 3 बार कर देना, संडे भी है, इस सवाल को 3 बार कर देना, यूं समझो टॉपिक खत्म। देखो 3 ही तो चीज़ें हैं इसमें, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और चेंज इन एस्टीमेट, और करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर। क्वेश्चन 1 करवाया, चेंज इन पॉलिसी, और सब कुछ ही कर डाला। क्वेश्चन आज ये वाला किया तो इसमें प्रायर ईयर एरर और चेंज इन एस्टीमेट किया और सब कुछ ही कर डाला। हाँ, ये आप कह सकते हो कि सब कुछ नहीं किया, आप सिर्फ एक चीज़ और करवा देना तो हम ये 2 सवालों को सीने से लगा लेंगे इस टॉपिक के लिए, क्योंकि सब कुछ ही इसमें आ जाता है ना। पर्चे में जो भी चीज़ मांगेगा हमारे इन दोनों सवालों के अंदर वो मौजूद है, और करेक्शन ऑफ एरर ही आ सकता है। वो कौन सी चीज़ भाई, वो कौन सी चीज़, ये नोट करना है, पिक्चर लेनी है इसकी, ये तो वैसी फजूल सी बात है। ठीक है, क्या भला, जर्नल एंट्रीज याद हैं? जर्नल एंट्रीज ये वाली नहीं है जो अगर सवाल मांग ले तो, अगर सवाल, अब ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये रिक्वायरमेंट नहीं है सवाल की, लेकिन मैं कर रहा हूं। अगर सवाल कहता पास जर्नल एंट्रीज, तो याद है क्या किया था हमने? कहा था जो पिछले सालों की एंट्रीज हैं, ठीक है, उसको मैंने यूं लिखा था कि जर्नल एंट्री ऑफ 14 स्टैंडिंग इन 15। उसमें मैंने उसूल क्या लिखवाया था? बैलेंस शीट आइटम्स को पकड़ो। आज जरा 2 हो गए। बैलेंस शीट आइटम्स को पकड़ो। पीपीई 20 से कम हो रहा है, पीपीई 1.5 से बढ़ रहा है, तो नेट में पीपीई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो ना, 20 से कम हो रहा था और 1.5 से बढ़ रहा था, तो 18.5 से पीपीई कम हो रहा है। ऐसे ही अगर कोई और लाइबिलिटी पड़ी होती, मिसाल के तौर पे वो कम हो रही होती तो इधर आ जाती, इधर डेबिट आ जाती, अगर बढ़ रही होती वो लाइबिलिटी तो इससे लिख देते। यानी बैलेंस शीट के आइटम्स को हमने 1 साल है, 2 साल है, 20 एडजस्टमेंट्स हैं, 30 एडजस्टमेंट्स हैं, इकट्ठी करके एक बार लिख देना। एसेट्स जो भी वो एसेट हो, वो बढ़ रहा है, फलां एसेट फलां लाइबिलिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, इम्पैक्ट ले लेना। ये लेने के बाद आंखें बंद करके दूसरा इम्पैक्ट कहां फेंक देना है? रिटेन्ड अर्निंग्स। और यहां पर तो 18.5 ही आ गया। उसके बाद क्या कहा था जी? यहां पर नेट शेट नहीं करना, बल्कि यहां पे क्या करना है? कॉपी और फिर पेस्ट। तो दूसरी एंट्री मैंने यहां पर आपको लिखवाया था समझाने के लिए। पर्चे में ये नहीं लिखना, ठीक है ना? पर्चे में तो बस लिखोगे जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट, दोनों लिख दोगे। ये पहली एंट्री हो गई। अब यहां पे जनरल एंट्री ऑफ 15 है, स्टैंडिंग इन 15 है, तो वो भाई जितनी है ना उतनी एज इट इज लिखनी है, ठीक है? तो वो 2 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री है पीपीई डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 2 से, और दूसरी एंट्री इस साल की है पीपीई डेबिट, किस मौके पे आके धोखा देगा यार तू? पीपीई डेबिट और डेप्रीसिएशन क्रेडिट 6 से। तो ये 3 एंट्रीज हमारी जर्नल एंट्रीज भी बन जाती हैं, रिक्वायरमेंट, ठीक है ना? तो भाई ये डालना आपके लिए, समझे, पूरा टॉपिक है आईएएस 8 का, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। 3 ही चीजें हैं। अब इधर देखो, ए रिक्वायरमेंट थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये पढ़िए, ए रिक्वायरमेंट, ठीक है? फिर बी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये पढ़ी है बी रिक्वायरमेंट। बस क्लास खत्म कर रहे हैं आप। सी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर ये सी, अच्छा सॉरी, सी और ये भाई इसीलिए तरतीब से ही करना तुम। अच्छा ओके, सी भी हो गया। डी रिक्वायरमेंट है करेक्शन ऑफ एरर नोट, ठीक हो गया? अच्छा अब इधर देखो, एक तो ये रिक्वायर्ड नहीं था, एडिशनल मैंने ये किया, ठीक है? यानी यूं कह लें कि आप इस सवाल के ऊपर ना ऐड मैं कर दूंगा,
ऐड कर दूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, चेंज इन एस्टीमेट नोट, चेंज इन एंट्रीज एस्टीमेट नोट, यस सर, और एफ कर दूंगा यहाँ पर जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज एंट्रीज। ठीक है जी, तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की है रिक्वायरमेंट ई और ये है रिक्वायरमेंट एफ। ठीक है, तो वहां पे भी तो ऐसे ही था, कितनी एफ तक रिक्वायरमेंट थी ना। अब चेंज इन पॉलिसी आ गई प्रैक्टिस सेट 1 में, उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाई, बैलेंस शीट बनाई, चेंज इन इक्विटी बनाई, जर्नल एंट्रीज की, नोट बना दिया। इस सवाल के अंदर प्रायर ईयर एरर था और चेंज एस्टिमेट भी इसमें मिक्स कर दिया, दोनों ही हो गए। उसमें भी हो सकता था चेंज एस्टिमेट तो, ठीक है। अब इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, बैलेंस शीट बनाई, चेंज इन इक्विटी बनाई, नोट बनाया, जर्नल एंट्री की, सब कुछ ही कर डाला। तो ये दोनों सवाल, संडे है, मैं तो कहूंगा दोनों सवालों को इसको 3 दफा करके उसको 2 दफा फिर कर देना, सुकून हो जाएगा। टॉपिक इतना सही है बस, ठीक है। अब बस 1-2 दिन इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है, फिर टेस्ट के अंदर इसकी पिटाई करूंगा जितनी कर सका। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, यही सवाल होमवर्क में इंशाल्लाह मैं हैंड आउट शाम तक आपको अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।